मैं हमेशा बोलता हूँ आप बस 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए। 5 मिनट देने के बाद आपको इस वीडियो की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी समझ में आ जाने वाली है। जय हिंद दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो क्या है कि हम वर्ग 3 के जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अभी पॉलिटी कवर कर रहे हैं और जितना भी कवर हो पाएगा हम उतने करेंगे। तो पिछली वीडियो भी देखी हुई है हमने। इसमें आपके सिलेबस में वर्ग 3 के सिलेबस में सामाजिक विज्ञान में पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग लिखा हुआ है, बिल्कुल आप सिलेबस देख लीजिएगा। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस डिज़ाइन करके लाते हैं और बहुत ही शानदार व्याख्या रहती है, ठीक है? पूरा वीडियो देखिएगा, बस 5 मिनट आप देख लीजिए, उसके बाद आप मजबूर हो जाएँगे पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो पंचवर्षीय योजना जो है आर्थिक नियोजन, पहली बात तो आर्थिक नियोजन की बात करते हैं। आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं, पूर्व में इसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था, तो वहाँ से हमने आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली है। इसके अलावा याद रखिएगा हमने पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो भी सोवियत संघ रूस से ही ली गई थी, ठीक है? क्योंकि पंचवर्षीय योजना की जगह में अब क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है ना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 2015 से इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया और पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। तो पंचवर्षीय योजना भी चूंकि हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले आज 50-60 सालों से जो है हमारे भारत देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस पंचवर्षीय योजना का। और अब नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान में नीति आयोग जो है चल रहा है, इसलिए नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। तो ऊपर हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ था, पिछले वीडियो बहुत क्वालिटी वाले कंटेंट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्वालिटी ऑथेंटिसिटी सब समझ में आने वाली वीडियोस की, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, भूलिएगा नहीं। सोवियत संघ से क्या लिया है, एक आर्थिक नियोजन लिया है, एक आपका पंचवर्षीय योजना लिया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है, एकल नागरिकता लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल का प्रावधान अपने संविधान में जोड़ा है, ठीक है? कॉन्सेप्ट हमने इन देशों से लिया है, याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। भारत ने अपनी आर्थिक नियोजन की प्रणाली, विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल सोवियत संघ से अपनाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, देखिए, या तो आपसे पूछेगा आर्थिक नियोजन हमने कहाँ से लिया, या तो पूछेगा आपसे पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट या मॉडल हमने कहाँ से लिया। तो पूर्व में सोवियत संघ था, अब वर्तमान में रूस है, वहीं से लिया है हमने। सोवियत संघ दुनिया का पहला देश था जिसने केंद्रीकृत योजना के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास का प्रयास किया था। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ऐसे ऑथेंटिक क्वेश्चन करते रहेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें इसी तरह के ऑथेंटिक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आपके रिमिक्स और लाइक वाले लाइन में ही आपके रहता है हाइप का ऑप्शन, तो हाइप भी जरूर आपको करना है, ठीक है? और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है अगर आपको ऑथेंटिक लगता है तो। और अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका पीडीएफ मैं और बता देता हूँ आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। आपको जो है वीडियो के जो है वीडियो का जैसे अपलोड होगा वैसे ही इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर और अन्य जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पर मिलते रहेंगे, क्योंकि अब मैं वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है? जिससे आपका समय बर्बाद हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, जो 1956 तक चली थी। और इसका मुख्य फोकस क्या था? कृषि विकास था, ठीक है? ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये आपका हेराल्ड डोराल्ड मॉडल पर आधारित था, ये जरूर याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, जरूर याद रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एक राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, यही जो है अंतिम फैसला सुनाती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, पहली बात तो यही याद रख लीजिएगा। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से उन्हें अनुमोदित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं को लास्ट जो है अनुमति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद देता था, ठीक है? और पंचवर्षीय योजनाओं को लाता कौन था? योजना आयोग लाता था। अब इसी के स्थान पर आ गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जरूर याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गांधीवादी योजना का प्रस्ताव श्रीमन नारायण ने रखा था। और ये आईएमपी लगा लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से, वैसे सारे ही आईएमपी है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आईएमपी है, ठीक है?
इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा बी आर अम्बेडकर के बारे में कि बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय मनु कहा जाता है। और बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में हुआ था, महू में, जो कि इंदौर में है। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, तो ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देते हैं। क्वेश्चन की डिटेलिंग है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का मसौदा तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1944 में। किसने तैयार किया था? श्रीमन नारायण ने। कौन से तैयार किया था? गांधीवादी योजना का मसौदा तैयार किया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गांधीवादी सिद्धांतों पर एक विकास योजना थी। बहुत महत्वपूर्ण है, सारा का सारा याद रखिएगा। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर थी? मैंने बोला हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। दूसरी वाली जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो जरूर याद रखिएगा। तीसरी वाली गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, जो निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर देती थी। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जोर किस पर था? तो भारी उद्योग और पूंजीगत व्यवस्था पर था। पहली वाली का कृषि पर था, दूसरी वाली का भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुएं मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। ठीक है, ये पहली वाली का था कृषि और सिंचाई, ये दूसरी वाली का था। और ये गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का था शायद तक, अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, नीचे इसकी डिटेलिंग देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961 तक। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये वीडियोस करके जाइएगा जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। इन टॉपिक को कम से कम आप कहीं पर और दोबारा मत देखना, ठीक है, जो मेरे चैनल पर हैं। अकेला बंदा हूँ, जितना हो सकेगा उतना अपलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत नहीं हो पाता है अभी क्योंकि इतना ज़्यादा संसाधन नहीं है मेरे पास, लेकिन जो आप मेरे वीडियो से पढ़ लो ना, उसको आप कहीं पे मत पढ़ना। ठीक है, आपको वहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने बनाए हुए भाई। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, सीधे पूछता है। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक चला था, इसमें दिया था। ठीक है, योजना अवकाश योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ठीक है, योजना अवकाश की अवधि पूछ रहा है वो 1966 से 1969 तक। इस बीच में जो है कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी। क्या हुआ था, इससे पहले जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। तो इससे उबरने के लिए इन्होंने हर साल जो है कुछ ना कुछ प्लान बनाकर थोड़ा थोड़ा बढ़ने के लिए योजनाएं तैयार की थी, पंचवर्षीय योजना को छोड़कर। तो इसे योजना अवकाश कहा गया था। ठीक है, हर साल थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ते थे ये। तो 66 से 69 तक याद रखिएगा 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, जिसे योजना अवकाश कहा जाता था। इसका कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया था। क्या है, तीसरा वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो फेल क्यों हुआ था, अगर आपसे पूछता है तो भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा सूखे के कारण भी आर्थिक संकट आ गया था। और तीसरा था, भारत चीन युद्ध भी हुआ था इसी टाइम पर, 1961-62 के टाइम पर। तो क्या है, 3-4 बहुत खतरनाक घटनाएं हो गई थी, जिसके कारण जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है पूरी तरह से फेल कर गया था, और बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था ये। तो इससे उबरने के लिए योजना अवकाश लाया गया था, जिसमें प्रत्येक साल एक योजना बनाई जाती थी और उस पर अमल किया जाता था, और भारत सरकार के जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट किया जाता था। तो योजना अवकाश कब से कब तक था, आप जरूर याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला है, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुन्नार मिंडल ने जो है आपका रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपके हर एग्जाम में आता है ये, आपके भी एग्जाम में आएगा। व्याख्या देखिए, रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है, स्वीडिश अर्थशास्त्री थे गुन्नार, उन्होंने अपनी पुस्तक में एशियन ड्रामा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, किस पुस्तक में किया था? एशियन ड्रामा अनक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन में किया था भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ के निवासी थे ये भी याद रखिएगा। ये जो है गुन्नार कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है स्वीडन के थे। उन्होंने रोलिंग प्लान दिया था। इनकी बुक थी एशियन ड्रामा, इतना भी याद रखेंगे तो ये आपको जो है चलेगा। और भारत ने इसे जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में अपनाया था। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई जो है जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 1978 में इस रोलिंग प्लान को अपनाया था। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी? सीधा 8वां पंचवर्षीय योजना जो है मानव विकास पर केंद्रित था।
लिख लीजिए, दिमाग में अपने छाप लीजिए, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। इसकी टाइमिंग याद रखना। मुख्य उद्देश्य इसका मानव संसाधन विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मानव का विकास कैसे होगा, अच्छा आप बताइए। उसको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य का जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको रोजगार मिलना चाहिए। यही तो मानव का जीवन स्मूथली चलाते हैं। तो यही है मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय का जो है ये उद्देश्य था। और 8वीं पंचवर्षीय 1992 से 1997 तक चली थी। और इस समय क्योंकि भारत ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन कहे जाते हैं, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री तो आप छोड़िए, उस समय पर वित्त मंत्री कौन थे उनके, हाँ सॉरी, वित्त मंत्री उस टाइम पे कौन थे? तो हमारे सरदार मनमोहन सिंह साहब थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? LPG, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या है, पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी भारत की इकोनॉमी थी, वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी भाई। उस टाइम पर हम ताज़ा ताज़ा जब आज़ाद हुए थे, तो बाहर के जो व्यापारी आए थे वही तो आके हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे ना। अंग्रेज किसके रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में। पुर्तगाली किस रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में। ये सब यहाँ बस गए, और फिर हम जो है भारतीय भोले भाले थे उस टाइम पर, उनको बहलाकर कुछ एरिया उनका कब्जाया, फिर जो है बहुत सारा एरिया कब्जा लिया, फिर पूरा भारत ही उन्होंने कब्जा लिया। यही ना हुआ था। तो व्यापारियों से डर था, इसलिए हमने अपने मार्केट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता था, उसको हमने बंद कर दिया। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह गई। तो जिससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण, या वो जो भी इन्वेस्टमेंट आते थे उसके लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए थे हमारे भारत में। तो इससे क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो 1991 का जो टाइम आया था, उस टाइम पर हमारे सरदार मनमोहन सिंह साहब जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक चीज़ लाई, LPG। LPG ये जो है LPG गैस वाला नहीं है, इसमें लिक्विडिटी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या है, हमारे मार्केट खोला गया और हमारी इकोनॉमी को जो है मिक्स इकोनॉमी बनाया गया। मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया हमारे मार्केट को, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खोले गए। तो यही जो है नींव रखी जाती है। अभी मोदी जी जो है बाहर जाकर बहुत सारे देशों से मिलते जुलते रहते हैं ना, कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। इसकी नींव इसी LPG के द्वारा रखी गई थी। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री का नाम इस टाइम पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। प्रधानमंत्री का मैं बता ही डाला था, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सर्च करिए कि उस टाइम पर जब LPG रिफॉर्म आए थे, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे। आप जरूर मुझे बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? सरदार मनमोहन सिंह ही थे पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अध्यक्ष। अब उसके बाद तो मोदी जी बन गए थे ना भाई साहब, उसके बाद मोदी जी बन गए थे। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह थे। उसके बाद फिर मोदी जी ने नीति आयोग लेके आ गए, है ना। क्या होता है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो सर उस परिप्रेक्ष्य में ही पूछा है। उस टाइम पर आप ऐसे याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि जब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसकी टाइमिंग याद रखिएगा 2012 से 2017 तक। उस टाइम पर प्रधानमंत्री भारत के कौन थे जब ये थी? तो सरदार मनमोहन सिंह ही हमारे प्रधानमंत्री थे। ये वित्त मंत्री भी थे, ये RBI के गवर्नर भी थे। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। बहुत ही महान शख्सियत, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे भाई इंडिया के, सरदार मनमोहन सिंह, जिसे प्यार से हम SMS भी कह देते हैं, जिन्हें, जिसे नहीं, जिन्हें। बड़े रिस्पेक्टेड आर्मी थे। अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। डेट 1950 तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसकी डिटेलिंग देखिए। योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर सांविधिक निकाय था, संवैधिक निकाय था, ठीक है। ये गैर सांविधिक निकाय था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। संवैधानिक नहीं था ये भाई। अगला है, योजना आयोग के किस निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग को किस निकाय के द्वारा? तो नीति आयोग, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और ये भारत का थिंक टैंक है, इसको जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग कैसा काम करता है? भारत का थिंक टैंक है, भारत के लिए सोचने वाला है, ठीक है। थिंक टैंक है भारत का, फैक्ट के रूप में इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अगला है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसकी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। और नीति आयोग एक सूचकांक जारी करता है, जो है गरीबी सूचकांक एक जारी करता है ना। तो गरीबी सूचकांक में टॉप पर कौन था, मतलब सबसे गरीब राज्य इन्होंने बिहार को बताया था, और सबसे कम गरीब राज्य केरल को बताया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसकी डिटेलिंग। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा वाले हैं उनके मुख्यमंत्री, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उपराज्यपाल होते हैं वो शामिल होते हैं। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नीति आयोग आपका सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई। जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कर लेना, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगला है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और नीतिगत इनपुट प्रदान करना। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना लाइन भैया। ठीक है, अगला है नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है, ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए व्याख्या। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि राष्ट्र निर्माण में राज्य की भूमिका को मजबूत किया जा सके। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का स्तंभ नहीं है? तो केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण। नीति आयोग नियंत्रण वगैरह थोड़ी करता है, बॉटम अप दृष्टिकोण करता है, और राज्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है। ज्ञान और नवाचार हब करता है, ये जो है नियंत्रण वगैरह नहीं करता। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये लास्ट वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक, अगला है किस पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है? दूसरा वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा मॉडल 56 से 61 तक था, इसकी टाइमिंग भी याद रखिएगा। और इसे ही प्रसिद्ध सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए इसे महालनोबिस या पेशी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता था। गॉडगिल योजना कौन सी थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना थी भाई। चौथी थी, आई थिंक मैंने ऊपर तीसरी बोल दिया था ना। चौथी योजना थी गॉडगिल योजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को गाडगिल योजना कहा जाता है, क्योंकि इसमें योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। उस टाइम पे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे डी.आर. गाडगिल, तो इसलिए गाडगिल योजना इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है ट्रिकल डाउन सिद्धांत किस योजना ने सबसे अधिक जोर दिया? ठीक है, तो ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। इसकी डिटेलिंग देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पूरी तरह से फेल हो गई थी 1961 से 1966 ने कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया, लेकिन आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और उत्पादन पर आधारित ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर अधिक भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि विकास का लाभ अंततः निचले तबके तक पहुंचेगा। इसका जो है मानना क्या था ट्रिकल डाउन सिद्धांत का, कि जो विकास होगा वो जो है निचले स्थान तक पहुंच जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, और आपको डीप में पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 12वीं लेवल का दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसी तरह के क्वेश्चन हर वीडियो में डाले हैं मैंने। ठीक है, तो अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था मेरे भाई, याद रखना। ठीक, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दिया गया था, और इसके बाद 1978 से 1980 तक की अवधि के लिए अनवरत योजना आया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही इसको रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। ऊपर मैंने बताया भी है आपको भाई। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952, कई परीक्षाओं का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, जरूर याद रखना। नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति नहीं लगा देना। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान अगस्त 2025 तक सीईओ कौन है? वी.बी.आर. सुब्रमण्यम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है,
ये देखिए नोट लिखा हुआ है, मैंने नोट लिख दिया है भाई कि अपडेट की गई 2025 में भी यही रहने की स्थिति है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ वीबीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं, डॉक्टर सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं और मोदी जी अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। सुमन बेरी हैं, राजीव कुमार का स्थान लिया था इन्होंने। अगला है योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, केसी नियोगी समिति। लगा लेना स्टार, आएगा आपके प्रश्न में, और जो हमारी वीडियो नहीं किया होगा उससे नहीं बनेगा। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी की अध्यक्षता वाली सलाहकार नियोजन बोर्ड की सिफारिश पर किया गया था। अगला है सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पर जोर कब दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर जोर 69 से 74 तक था, क्योंकि इससे पहले कौन सा था, योजना अवकाश था। 69 से 74 तक था, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए आत्मनिर्भरता। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना ने शुरू किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही। गरीबी हटाओ का नारा भी यहीं पर दिया गया था, ठीक है। मिनिमम नीड प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 69 तक चली थी के दौरान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सामाजिक सेवाओं जैसे क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि तक पहुंच सुनिश्चित करना था। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था, छठवीं पंचवर्षीय योजना का। सबका कार्यकाल भी याद रखना, ठीक है। अनवरत योजना को समाप्त करने के बाद शुरू की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मोरारजी सरकार की जो है सरकार आ गई थी, उसका नाम क्या था, जो है जनता पार्टी। तो उसने खत्म करके रोलिंग प्लान लेके आया 80 तक, फिर 80 से 85 तक रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया, क्योंकि फिर से कांग्रेस आ गई और छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको 1980 से 1985 तक फिर से लागू कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। मैंने बताया था आपको ऊपर, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1992 से 97 तक थी, ठीक है। 91 के टाइम पर आठवीं पंचवर्षीय योजना का वो समय था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना ने न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर ध्यान दिया, नौवीं पंचवर्षीय योजना थी ये। सारे के सारे बिल्कुल फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास मतलब वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी क्लास में 6 लोग हैं और अगर आपके पास 6 टॉफ़ी है तो आप 6 की 6 टॉफ़ी इनको एक एक दीजिए। ये नहीं कि किसी एक विशेष बच्चे को आप ज़्यादा टॉफ़ियाँ दे दीजिए और बाकी को कम दीजिए। तो इसको कहते हैं न्यायपूर्ण वितरण। और समानता के साथ विकास मतलब सबका विकास जो है समानता के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें सामाजिक न्याय का ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर नकारात्मक रही थी। तीसरे वाले में मैंने बोला था पूरी तरह से ये फेल हो गई थी, और फेल होने का कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और इसके अलावा सूखा भी पड़ गया था, सब कुछ यही हो गया, तो फेल तो होना ही था। देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ 62 में, फिर भारत पाक युद्ध 65 में, गंभीर सूखा पड़ गया, जिसके कारण ये पूरी तरह से फेल हो गया था, नकारात्मक थी। नीति आयोग ये क्या है, सलाहकारी थिंक टैंक है भारत सरकार का, ठीक। नीति आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है, और कौन कौन होते हैं भाई, इसमें सब होगा मेरे ख्याल से, सब के सब होगा। देखो नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं, मैंने देखा अभी ऊपर है ना, क्षेत्रीय परिषद पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्ट का नाम क्या है, तो भारत नवाचार सूचकांक भी जारी करती है। बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, इसके बारे में ऊपर बताया था, सबसे गरीब राज्य बिहार को बताया था इसने। सतत विकास लक्ष्य भी, उपरोक्त सभी, ये सब के सब नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत याद रखिएगा भाई मेरे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी कैसी है, अधिक है भाई, अधिक है। योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत कम थी, नीति आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत अधिक है, ठीक है। सिद्धांत जरूर याद रखिएगा, सहकारी संघवाद पर जोर देता है ये। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, सभी राज्यों का इसमें ज़्यादा है योगदान। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास और सिंचाई, यही हमने देखा था भाई। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012, फिर 12वीं का 2012 से 2017, दोनों का याद रखिएगा टाइम पीरियड, ठीक।
और इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका विषय तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ये जो 11वीं वाली का था, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, भारत में योजना शब्द किस देश से प्रेरित है? तो भारत में योजना शब्द सोवियत संघ से, मैंने बताया ना, योजना आयोग जो है, योजना आयोग, ये सोवियत योजना सोवियत संघ से प्रेरित है, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है सोवियत संघ से ली गई है, और यहाँ ऐसी योजनाएं 1928 से शुरू की गई थी। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है ये भारत में योजना शब्द किस देश से प्रेरित है, ठीक है। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? 1975 में शुरू किया गया था, ठीक है, जरूर याद रखिएगा इसको। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग में किस प्रकार की भूमिका होती है? सलाहकार और नवीनतम नीतिगत थिंक टैंक है, हमने पहले ही देखा हुआ है नीति आयोग के बारे में, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी? 5वीं वाली देखा था जो है, इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसने फिर रोलिंग प्लान ले आया इसको खत्म करके, देखा था ना हमने भाई मेरे। अगला है, अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, अरे ये तो उसकी डिटेलिंग है ना, और 1978 में जो है, ये सब 1 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया? 3री वाली में आया था हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है मेरे भाई? MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है हमारे भारत में? तो वर्गीज कुरियन है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, जरूर याद रखना। यहाँ पर देखो, हरित क्रांति जिसने भारत में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, मुख्य रूप से 3री पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंत, और योजना अवकाश जो था 1966 से 69 की अवधि में ये जो शुरू की गई थी। इसमें हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स लाए गए थे, बीज लाए गए थे, वो भारत में उगाए गए थे, ठीक है। अच्छा आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है, कटक उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय शिमला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सॉरी यार, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा हूँ, सॉरी, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। तो आलू की सब्जी शिमला के साथ बनती है, याद रखिएगा। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल में है, हरियाणा में, जरूर याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना, यही आता है, यही आता है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ स्थिरता का लक्ष्य था? 4थी पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ स्थिरता का लक्ष्य था, क्योंकि 3री वाली फेल हो गई थी, तो 4थी वाली में सोचे थे कि विकास तो करेंगे लेकिन स्थिरता के साथ, इकट्ठा भागने की कोशिश नहीं करेंगे। 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए तीव्र विकास पर जोर दिया गया। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है मेरे भाई, नीति आयोग आ गया है इसके स्थान पर, ठीक। देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग ने 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग का भी बारे में याद रखिएगा। उसको खत्म करके नीति आयोग ने ये शुरू किया कि अगले 15 वर्ष में हमारा क्या विजन रहेगा, अगले 7 वर्ष की हमारी क्या रणनीति रहेगी, और अगले 3 वर्ष में हम क्या एक्शन लेंगे, उसका पूरा एजेंडा शुरू कर दिया था नीति आयोग ने। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य नहीं है मेरे भाई? देखो यहाँ पर क्या होता है, राज्य के साथ निरंतर सहयोग बढ़ाना, ये तो है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के लिए रणनीति बनाना, ये भी है। ज्ञान और नवाचार हब के रूप में काम करना, ये भी है। केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निपटारा नीति आयोग क्यों करेगी भाई? ये तो सुप्रीम कोर्ट करती है। केंद्र राज्य के बीच जो भी विवाद हो जाता है उसको जो सुप्रीम कोर्ट देखती है, जुडिशरी देखेगी, नीति आयोग क्यों ही देखेगी उसको। अब यहाँ पर कुछ मैंने और फैक्ट डाले हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी ही पहले अध्यक्ष हैं और अभी तक वो अध्यक्ष ही हैं, ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को
जनवरी 2015 में नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अगस्त 2017 तक इस पद पर कार्य किया। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु खुल्लर थे, याद रखिएगा, एमपीपीएससी पूछ चुकी है। नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आया था। सिंधु श्री खुल्लर आईएएस थे 1975 की, और 9 जनवरी 2015 को नीति आयोग के पहला सीईओ नियुक्त किया गया था। वह पहले योजना आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उनके बाद अमिताभ कांत और फिर परमेश्वरन अय्यर इस पद पर थे। वर्तमान में वीबीआर सुब्रमण्यम हैं, हमने देखा जैसे कि ऊपर, ठीक। तो आपका खत्म हो गया है वीडियो। अब मेरा हक आपसे बनता है और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को हाइप भी करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उसका लिंक दिया हूँ मैं, डाउनलोड उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी टाइम से टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, पूरे वीडियोस जो डले हुए हैं उनको देखना है। अगर वो वीडियो नहीं देखना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपके लिए अभी तक जितनी वीडियो डाला हूँ सबकी मैं मैराथन वीडियो डालने वाला हूँ 5, 6, 7 घंटे की, तो वो देख लीजिएगा। इससे आपका काम बन जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आप घबराने वाली बात है नहीं। और जो मेरे वीडियो से आप कर चुके हैं उसको आप और कहीं से मत करिएगा, क्योंकि आप कहीं से भी कर लें, क्वेश्चन तो इसी वीडियो से आने वाले हैं मेरे भाई, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और चलिए इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।